ऑन कर दली। गुड आफ्टरनून। यहाँ आप पूछ लो जो भी डाउट्स है। 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा पीडीएफ देख लेना है। एक फेसबुक लेटना सेंटर ऑफ मास। नहीं, डाउट नहीं है यार। डाउट क्या, डाउट तो कभी नहीं होता है। डाउट लेक्चर होता है, आज तक तुम्हारे इसमें लिखा है डाउट लेक्चर मेरा? कभी नहीं होता है डाउट। वो तो लेक्चर में ही मैं बता देता हूँ डाउट। लेक्चर होता है प्रॉपर, डाउट लेक्चर नहीं होता है। डाउट लेक्चर होगा तो तुम्हारे, तुमको जो टाइम टेबल मिलेगा उसमें लिखा होगा डाउट लेक्चर। एक मिनट रुको। सेंटर ऑफ मास लेक्चर क्या है? एक बार क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 5, 6, 7। सब तो डाउट ही आ गए फिर। सेवेंथ डी, देखो क्या दिया हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ मासेस 2 kg 2 kg। तो फिर क्या सॉल्व किया? कुछ नहीं सॉल्व किया ना फिर। 3 पॉइंट्स, ये तो सेम डिट्टो क्वेश्चन कल लेक्चर में कराया है। 3 पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल टाइम। फिर नेक्स्ट लेक्चर से डाउट नहीं होगा, कभी भी डाउट नहीं होगा। फिर जब भी डिस्कस करूंगा ना तो 1 2 लास्ट डिस्कस कर दूंगा फिर मैं, ठीक है? पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है फिर। क्या पढ़ाया कल? 1 kg, 3 kg, 2 kg। तो ये बताओ, ये कल डिट्टो क्वेश्चन कराया है, सिर्फ उसमें एम है और ये नहीं आ रहा है, तो फिर क्या आएगा? क्या बोलूं इसमें? 0 0। 1 मीटर है तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0। ये वाली वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है तो ये 1/2 हो जाएगा। ये 3√3/2 L आएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितनी हो जाएंगे? 1/2 √3 L √3/2, है ना? √3 L की वैल्यू 1 है तो √3/2। तो एक्स सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 4/6 कितना आ जाएगा? कौन सा कोऑर्डिनेट था यार? वाई सी एम फाइंड करना था। एक्स सी एम इतना आ गया तो वाई सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई सी एम इज 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू √3/2 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/6। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? एक्स सी एम अपॉन वाई सी एम। एक्स सी एम अपॉन वाई सी एम तो कितना आ जाएगा? 2/3 अपॉन √3/6। तो 2/3 इंटू 6/√3, तो 3 से 2 टाइम्स में जाएगा, आंसर 4/√3 हो जाएगा। आंसर 4/√3 हो जाएगा। डिट्टो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो पूछ रहे हो तभी क्या बोलने का फिर ना तो पढ़ाने में मजा आएगा ना तो फिर कुछ सॉल्व करने में मजा आने वाला है ऐसा। सेकेंड क्वेश्चन, particles of masses 2 kg 2 kg 1 kg and 1 kg are placed at the corners of a b c d of a square of length L। देख लो यार। 2 kg 2 kg, यहाँ पे 1 kg है, ये भी 1 kg है। 0 0 लेंथ एल दिया हुआ, तो ये एल होगा, तो ये वाली वैल्यू L0। ये एल है, ये एल है, तो ये एल और ये 0 L। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा, फिर इसका सेंटर ऑफ मास देख लेंगे कहाँ पे आएगा। बट एक्स सी एम वाई सी एम ऐसे ही फाइंड कर लो यार। 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, सॉरी, L
L 1 into L plus 1 into 0 by 2 plus 2 plus 1 plus 1, तो ये आ जाएगा 2L plus L 3L by 6 L by 2। YCM की वैल्यू क्या हो गई, तो YCM आ गया आपका 2 into 0 plus 2 into 0 plus 1 into L plus 1 into L by 2 plus 2 plus 1 plus 1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी L plus L 2L by 6 L by 3। तो सेंटर ऑफ मास क्या आगे जाएगा, XCM क्या है L by 2, YCM L by 3। नहीं नहीं डायरेक्टली बस ऐसे ही आता है ना, ये बस फॉर्मूला लगा लो, एक फॉर्मूला पहले समझ लो ना, फिर आगे जितना मेथड आएगा वो जान लेना। The position vector of three particles of masses m1 equals to 1 kg, m2 equals to 2 kg and m3 equals to 3 kg। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ r1 r2 r3। if the position of center of mass is this, find the value of x y z। तो RCM क्या हो जाएगा, RCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, RCM क्या होगा अपना m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं RCM की, तो RCM क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है 1, r1 कितना दिया हुआ है, r1 इज आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस m2 की वैल्यू 2 दी हुई है, कितना है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इंटू ये कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3x आई कैप प्लस 3y j कैप प्लस 3z k कैप अपॉन 6। आई वाला टर्म एक साथ, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3i प्लस 3x, तो 3 प्लस 3x आई कैप प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 3y j कैप 1 प्लस 2 3k कैप प्लस यहाँ पे ऐसा है तो 3k प्लस 3z इंटू k कैप डिवाइडेड बाय 6। तो 3 कॉमन ले लिया इसका, 3 कॉमन लिया हर जगह से, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स आई कैप 2 प्लस वाई जे कैप प्लस 1 प्लस जेड के कैप अपॉन 6, 1/2 हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स आई कैप प्लस 2 प्लस वाई जे कैप प्लस 1 प्लस जेड के कैप। गिवन क्या है, गिवन आरसीएम क्या गिवन है यार, 1/2 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो अब ये दोनों तो सेम ही है ना यार, ये और ये तो सेम है, 1/2 है, तो 1 प्लस एक्स आई कैप है, ये 3 आई कैप है, हेंस क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और यहाँ से 1 प्लस जेड इक्वल्स टू -1, 1 प्लस जेड इक्वल्स टू -1, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, तो क्या आ जाएगा 2 -1 -2। क्या है इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। फोर्थ किसी ने नहीं पूछा है, फिफ्थ, तो फोर्थ भी है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ देख लो क्या है। फिफ्थ क्या है, masses 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 100 ग्राम are placed at 1 centimeter 2 centimeter 3 centimeter 100 centimeter mark on a light meter scale। the center of mass of the system will be, यहाँ पे 0 0 मान लो, यहाँ पे रखा 1 ग्राम, यहाँ पे x की वैल्यू सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 2 ग्राम 2 सेंटीमीटर 3 ग्राम 3 सेंटीमीटर,
अप टू 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर है सब। तो एक्सीएम कितना आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, एक्सीएम कितना आ जाएगा 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, इस तरह से 100 into 100 अपॉन सेंटीमीटर में, इसको ग्राम में ही रखो ना, डिनोमिनेटर में ग्राम आएगा तो ग्राम वाला पूरा टर्म चला जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये क्या है ऊपर, जैसे m1r1 प्लस m2r2 या m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2, मान लीजिए ये ग्राम में है, ये ग्राम में, तो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम है, दोनों का ग्राम कॉमन लेके इसके ग्राम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर वाला टर्म बचेगा तो आंसर अपना सेंटीमीटर में आएगा, है ना, अपना आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 100, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये तो सीरीज हो गया, तो क्या हो जाएगा n×n + 1/2, यही होता है ना यार। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, n×n-1 × 2n-1 समथिंग, 2n + 1/6 कुछ ऐसा होता है, पढ़ा है ना सीक्वेंस एंड सीरीज, n×n + 1 2n + 1, ओके प्लस होता है, n + 1 2n + 1/6, पुट कर दो वैल्यू, n कितना है 100, तो 100 × 100 + 1 × 200 + 1/6, ये कितना आ जाएगा 100 × 100 + 1/2, तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, 2 से 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 201/3, तो 63 आ गया, 67 ना, 67 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिक्सटी सेवन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 60 दिया हुआ है, 66, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से मेजर कर रहा होगा। हाँ, ये सब कैलकुलेट, ये सब सही किया ना अपन ने, इसका मतलब वो सेंटर ऑफ मास यहाँ से मेजर कर रहा होगा, अगर आंसर 66 दिया हुआ है तो यहाँ से मेजर कर रहा है, अपने कोई कहाँ से आया डिस्टेंस, यहाँ से आया है, वो तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। अरे इससे आंसर कितना आएगा 67 आएगा, तो 67 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ऑप्शन में है ही नहीं 67, इसका मतलब यहाँ से पूछा होगा, कहाँ से, यहाँ से, तभी 66 आएगा, तभी 66 आएगा। तो 1 ग्राम से, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 ग्राम, क्योंकि इसने कुछ पूछा ही नहीं है वैसा, तो पोजीशन ऑफ COM, अगर ऑप्शन वैसा है तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 ग्राम, ये कितना आ जाएगा, तो 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 point masses 1 gram 2 gram 3 gram have their center of mass at 2 2 2, a fourth mass of 4 gram is placed at position vector r such that the center of mass of new system is now at 0 0 0। 6 देख लो, अब ये बताओ 2 ग्राम है, 1 ग्राम, एक मिनट, ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो 2 2 2 पे है, मतलब इस पॉइंट पे इस पूरे मास को अज्यूम कर सकते हैं, मान लिया 3 2 6, अरे जो सेंटर ऑफ मास है वहीं पे पूरा मास होगा ना यार, तो 6 ग्राम है और इसका कोऑर्डिनेट है 2 2 2। अब एक दूसरा अज्यूम कर लिया 4 ग्राम का मास, इसका कोऑर्डिनेट है XYZ, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे है ना, या XYZ इस साइड मान लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास 0 0 0 पे है, ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं अपन रफ सेंटर ऑफ मास। तो XCM को क्या लिखोगे, XCM क्या आएगा, तो 6 × 2 + 4x, 4 × x/6 + 4,
एक्ससीएम है कितना 0, तो 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 12 प्लस 4x/10, ये इस साइड आएगा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 प्लस 4x, देयरफॉर 4x इक्वल्स टू -12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, x कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी यही आएगा, z कोऑर्डिनेट भी यही आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है, मास सेम है, तो YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 2 प्लस 4 × y है ना, YCM 6 + 4, तो ये वाला टर्म 0 है, तो 12 + 4y/10 ये 0 आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 12 + 4y, देयरफॉर 4y इक्वल्स टू -12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। सिमिलरली z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 आ जाएगी। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4 ग्राम की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -3 -3 -3 -3 -3 -3। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कैन नॉट लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये तो रॉन्ग ही है, ये तो फॉल्स हो गया पहला। सेकंड, इन अ सिस्टम ऑफ 4 को प्लानर पार्टिकल, को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में होगा, को प्लानर एक प्लेन में है, को प्लानर पार्टिकल्स, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मस्ट लाई within or at the edge of at least one of the triangles formed by joining any 3 particles। सेवेंथ का बी वाला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, इन अ सिस्टम ऑफ 4 को प्लानर पार्टिकल्स द सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई, दो कोई भी 4 पार्टिकल्स है, को प्लानर है, कहीं पे भी रख दीजिए, कैसा भी रख दीजिए, 4 पार्टिकल, मास पता नहीं अपने, कुछ भी हो सकता है, M1 M2 एक ही प्लेन में है, बट M3 M4, ठीक है, ये ऐसा है। इसने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई विद इन और एट द एज ऑफ, अब ये बताओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल भी बन सकता है इसका, इतने ट्रायंगल बनेंगे। अब बोल रहा है विद इन, lie within or at the edge of one of at least one of the triangles formed by joining the any three particles। तो अगर मास गिवन नहीं है ना, अगर मास इसका गिवन नहीं है, तो फिर इस केस में क्या बोलेंगे, जैसे अगर मान लो 3 पार्टिकल को कंसिडर करो, एक 1 2 3 पार्टिकल को कंसिडर किया, ये मास, इस मास का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये ऐसा है, ये दोनों को प्लानर है, ऐसा है, ये M1 है, ये M2 है, M3 है, इन सब के मास के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है ना, तो ये यहाँ पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा है, और एक मास जो इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो हो सकता है ना कि अभी सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करे, जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे लाई करे, तो आई थिंक इस मस्ट जो लिखा हुआ है तो करेक्ट तो नहीं होना चाहिए, भी फॉल्स ही मुझे दिख रहा है ना, करेक्ट दिया है क्या इसका आंसर, फॉल्स ही दिख रहा है मुझे तो, कि मस्ट दिया, मस्ट लाई विद इन और एट द एज, क्योंकि मास के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ट्रू दिया है, अरे एक मिनट रुको, तब फिर ट्रू कैसे दिया है, इन अ सिस्टम ऑफ 4 को-प्लानर पार्टिकल्स, को-प्लानर पार्टिकल्स मतलब एक प्लेन में है, कोलिनियर की बात तो है ही नहीं, को-प्लानर है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मस्ट लाई विद इन और एट द एज ऑफ of the edge of at least one of the triangles formed by joining any 3 particles। मुझे तो नहीं दिख रहा है ये, तो ऐसा हो सकता है, देखो देखो यहाँ से समझा, इसको अगर ज्वाइन कर दो, हाँ हाँ ऐसा, अब ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला भी, ये जो पॉइंट है ये अभी इसी ट्रायंगल के अंदर है ना, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हो गया ना, ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर हो गया ना ये पॉइंट, क्योंकि पूरा को ज्वाइन करोगे तो ऐसा बन जाएगा ये, है ना, तो ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, अगर आप पहले से इसको बना लोगे, समझा ना, तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, इसीलिए आंसर मस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर ये जा ही नहीं सकता है, मतलब बोलने का मतलब ये, क्वेश्चन के बोलने का मतलब ये है कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसकी के अंदर रहेगा वो सेंटर ऑफ मास, तो 100% ट्रू है वो, कि इसके अंदर होना ही है, कंपलसरी है,
इसके बाहर तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं जाएगा। नहीं, वो ट्रायंगल बनाना है, ये ध्यान रखो ना। ट्रायंगल, ट्रायंगल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला पार्ट कहां से आ गया? ट्रायंगल बनाना है तो स्ट्रेट लाइन से बनेगा ना ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल भी बनेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा ना फिर, है ना? सिर्फ क्लोज नहीं करना है। तो ऐसा ट्रायंगल बनाना ही है एक, तो एक ट्रायंगल बनेगा तो ये इनसाइड ही रहेगा, ये वाला पॉइंट किसी इस ट्रायंगल के या इस ट्रायंगल के यहाँ पे है तो इनसाइड ही रहेगा, इसीलिए ये वाला ट्रू होगा, है ना? क्योंकि अपन ने ये नहीं देखा था ये वाला ट्रायंगल, इसलिए ये ट्रू है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। All the particles of a body are situated at a distance r from the origin. The distance of center of mass of the body from the origin, na? From the origin is less than equal to r. क्या दे? All the particles of a body are situated. सी वाला पार्ट ये ऐसा है, देख लो ना, ये ऐसा है। आर कब होगा, कैसा होगा? अब जितना भी पार्टिकल है वो कितने डिस्टेंस पे है? ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी आर सिचुएटेड डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस। ये ऐसा है, ये इस साइड होगा, इस साइड, हर आर डिस्टेंस। अब बताओ, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, ये पूरा बॉडी आर डिस्टेंस पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कभी यहाँ पे लाई करेगा आर डिस्टेंस पे, या यहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा, क्या बोल सकते हैं इससे? स्मॉलर डिस्टेंस पे ही आर, जो डिस्टेंस होना चाहिए आपका आरसीएम, वो लेस देन तो आर आएगा ही। मैक्सिमम क्या हो सकता है? ऑप्टिमम, जैसे एक होता है ना बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकता है? तो ये वाला आएगा बाउंड्री कंडीशन। वैसे भी समझ में आना चाहिए कि ये बहुत सारे, अगर एक सिंगल पार्टिकल होता ना, ऐसे समझो, अगर एक सिंगल पार्टिकल होता, जैसे यहाँ पे ये ऐसा है, ये यहाँ पे R1 आर है, अगर एक सिंगल पार्टिकल होता तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ऐसे समझो ना। अरे एक ही जगह पे, अरे एक जगह पे कहाँ पे है, ये बताओ? एक जगह पे थोड़ी है यार, ये यहाँ पे है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आर नहीं आ सकता है, यहाँ पे आर नहीं हो सकता है। एक ही पॉइंट पे होगा तो फिर वो पॉइंट मास हो जाएगा। ये आर नहीं है, ये आर नहीं है, ये आर नहीं है ना? एक पॉइंट पे होगा तब तो सेंटर ऑफ मास इसका वही सी पॉइंट पे लाई करेगा ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं और इन सबको मिला के एक सिस्टम बन गया है, इन सबको मिला के एक सिस्टम बन गया है। आई बात समझ में कुछ? एक ही पॉइंट पे होगा तब तो आ रही होगा। तो इसीलिए, इसीलिए जो वो कंडीशन अपन ले रहे हैं, जैसे नहीं तो ऐसे आरसीएम कितना होता, लेस देन आर होता, जो कंडीशन ले रहे हैं, इसीलिए तो ये वाला कंडीशन ले रहे, इक्वल टू वाला। ये कब होता? जब ये सब पार्टिकल यहीं पे होता तभी होता वो। बट अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लेस देन आर होगा। ठीक है। डी, the center of mass of system of particle is at origin, it follows that the total mass of the particle to, देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ओरिजिन पे। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। Center of mass of a system of particles is at the origin, it follows that the total mass of the particles, total mass of the particles to the right of the origin is same as the total mass to the left of the origin. नहीं, रॉन्ग है। इस साइड जितना मास होगा इस साइड भी उतना मास होगा। नहीं, गलत, रॉन्ग हो जाएगा ना। क्या होना चाहिए? M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2 होना चाहिए। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लीजिए R1 है, ये M1 है, ये M2 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो ये वाला जो M1 R1 होगा, है ना, डिस्टेंस और मास का जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसके और डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, M2R2। तब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, तो डी वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, है ना? मास तो डिफरेंट हो सकता है।
सिर्फ एक ही केस वैसा हो सकता है जिसमें मास इक्वल है, एक ही केस वैसा हो सकता है जिसमें मास इक्वल है, तो डी वाला फॉल्स हो जाए। क्या इक्वल होना चाहिए, m1r1 इक्वल्स टू m2r2 बताया हुआ है। लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऐसा। ऐसा दिया हुआ है, ये 2 kg है और ये 4 kg है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, सेपरेशन नहीं गिवन है। क्वेश्चन में ऐसा दिया, इफ towards center of mass through, ये क्या हो रहा है, अरे यार नेट तो बहुत फास्ट दिख रहा है अभी। If the 2 kg particle is shifted towards center of mass through a distance 2 meter, by what distance, by what distance, by what distance should the second particle, should the second particle be moved so that center of mass will remain at the same position, same position। नहीं, रॉन्ग हो गया, करेक्ट 1 मीटर, क्या आएगा 1 मीटर आएगा। डेल्टा एक्सीएम इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2। अब ये वाला टर्म तो जीरो है, तो ये इस साइड आएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। m1 कितना है 2 डेल्टा x1 प्लस m2 कितना है 4, ये किस साइड शिफ्ट हुआ है, ये गिवन नहीं है, दिया क्या टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के टुवर्ड्स, ये यही मूव किया ना, तो ये 2 मीटर से मूव किया, तो सेंटर ऑफ मास के टुवर्ड्स मतलब राइट वर्ड डायरेक्शन में गया, इस साइड गया ये, तो 4 डेल्टा x2, तो ये कितना आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 डेल्टा x2, तो यहाँ से 4 डेल्टा x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से डेल्टा x2 -1 हो जाएगा, -1 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आएगा, डेल्टा x2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये इस डायरेक्शन में गया था तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा है 2 kg, क्या एम होगा, मीटर, हाँ मीटर शिफ्ट किया तो मीटर हो जाएगा, देख लो ना, वो तो यूनिट खुद से नोट लिख लो ना यार, क्या दिया हुआ है, 2 kg 4 kg दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पे, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, if the 4 kg mass या 4 kg particle is shifted 4 meter towards right, then by what distance,
2 kg should be shifted so that center of mass will shift by 1 meter towards right. 5 meter. If 4 kg particle is shifted 4 meter towards right, then what distance? 2, है ना? 2 kg लिखा है. 2 kg mass should be shifted so that the center of mass will shift by 1 centimeter towards right. सही है. सेवन पॉइंट फाइव नहीं 5 आएगा. 7.5 कहाँ से आ रहा है? तो यहां से क्या आएगा आपका? डेल्टा एक्स एक्ससीएम इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2. सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है? राइट वर्ड्स. तो राइट वर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे. राइट वर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे, है ना? तो ये राइट वर्ड डायरेक्शन में कितना शिफ्ट किया? 1. तो ये m1 2 kg है, यही इसी का फाइंड करना है. डेल्टा x1 प्लस m2 कितना है? 4 kg. ये कितना मूव किया? 4. किस डायरेक्शन में? राइट वर्ड. तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 4. तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी. 2 डेल्टा x1 प्लस 16. तो 6 माइनस 16 इक्वल्स टू 2 डेल्टा x1. तो यहां से डेल्टा x1 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 डेल्टा x1. तो डेल्टा x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5. तो -5 का मतलब क्या हो गया? डेल्टा x1 कितना आ जाएगा? 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. कितना जाएगा? 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. हाँ, वो लिख सकते हैं अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. वही है. नेक्स्ट आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ continuous mass distribution. Continuous mass distribution. तो continuous mass distribution है तो डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे. अपन. ठीक है. तो उस केस में स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा. जैसे अगर रॉड है, थिन रॉड है, तो थिन रॉड किससे बना होगा? पॉइंट से मिलके बना होगा. तो एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट. जैसे डिस्क है तो रिंग से बना होगा डिफरेंट रेडियस. तो वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर. तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सीएम आता था पहले, एक्सीएम क्या आता था? तो एक्सीएम देखो, ये आता था सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई. तो सिग्मा कब यूज होता है ये बताओ पहले. सिग्मा कब यूज करते हैं? बताया हुआ है इंटीग्रेशन में. तो समेशन के लिए जब सिग्मा यूज करते हैं, अरे समेशन के लिए तो यूज करते ही है. ये कब यूज होता है? तो डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए यूज करते हैं. जहां पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पे सिग्मा यूज होता है समेशन के लिए. ये लेकिन इंटीग्रेशन कहां पे यूज करते हैं? समेशन के लिए, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म है. कॉन्टिन्यूस होना चाहिए.
बता रहा हूं क्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये XCM आ रहा था डिस्क्रीट में, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा, XCM, सिग्मा की जगह पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, डीएम की जगह, एम की जगह पे डीएम आ जाएगा, और सिर्फ ये हो जाएगा x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। x क्या है, वेयर x क्या है, x इज सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ, x को ऐसे लिख दीजिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। नोट कर लो इतना पहले। तो इस केस में ऐसे नहीं फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट करके फाइंड करेंगे। नहीं नहीं, आगे आगे समझ में आएगा, नोट करो पहले इसको, नोट करो पहले इसको। डिस्क्रीट मतलब आइसोलेटेड पार्टिकल्स, पॉइंट मास, डिस्क्रीट मतलब पॉइंट मास। अब यहां से देखिए, जैसे XCM फाइंड किया वैसे YCM फाइंड कर लेंगे। YCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ये Y क्या है, Y कोऑर्डिनेट ऑफ, Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट, Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ DM मास, DM मास। ZCM क्या होगा, तो ZCM इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू Z अपॉन DM। Z क्या है, Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ DM मास। अब ये DM मास क्या है, उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेम सेम ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहां पे होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट बोल दूंगा कि ऐसा होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे क्या होगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में एक आता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पॉइंट मास। दूसरा आएगा कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में देखो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक थिन रॉड है, रिंग है, वायर है, तो उन सब में मास उसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। थिन रॉड, रिंग, है ना, स्ट्रिंग, रोप, तो इन सब में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेंथ के अलोंग, तो उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। एक डिस्क ले लिया, थिन डिस्क, थिन डिस्क, है ना, या कोई भी प्लेट ले लिया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर प्लेट, थिन प्लेट, थिन मतलब थिकनेस कुछ नहीं है, तो उसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, एरिया में। जैसे हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, उन सब में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया में, तो उसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। सॉलिड, सॉलिड क्यूब लो, सॉलिड कोन, सॉलिड स्फीयर, इन सब में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, थ्रू आउट दी वॉल्यूम, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बट वो कैसी डेंसिटी है, वो
वॉल्यूम डेंसिटी है। तो यहां से क्या आएगा, तो यहां से आएगा लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। दूसरा आएगा सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, तो सिग्मा, तो यहां पे ये सिग्मा क्या आएगा, मास पर यूनिट एरिया। तो इस केस में इसका लीनियर मास डेंसिटी का एग्जांपल ले लें, रिंग, थिन रॉड, रोप, वायर, ये सब थिन होगा। जब थिन होगा तो लीनियर मास डेंसिटी। इसका एग्जांपल थिन डिस्क, जब तक डिस्क बोला है तो थिन ही समझना है, अगर उसका कुछ थिकनेस होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा। जब तक सिर्फ क्वेश्चन में डिस्क बोला है तो समझ लेना कि वो थिन डिस्क है ना। अगर उसका कुछ थिकनेस होगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा वो थिन डिस्क, प्लेट, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, एटसेट्रा। थर्ड, वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको रो बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम। तो इसका एग्जांपल में सॉलिड वाला पार्ट आएगा, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉलिड सिलेंडर, एक्सेट्रा। नोट कर लीजिए, आगे और पढ़ते हैं इसको, क्या है ये लीनियर मास डेंसिटी, ये नोट कर लो पहले से। अरे 1 मिनट रुको, नोट करो अब, ठीक है। डन। नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट। अब देखो थोड़ा लीनियर मास डेंसिटी समझ लेते क्या है। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, ये तो पता है, m/l मास पर यूनिट लेंथ है। जैसे ये रॉड है, थिन रॉड है,
इसका मास m है, लेंथ l है ना। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म है, तो इसका लैम्डा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l। अब ये रॉड जो है, जब स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो ये रॉड है, लीनियर मास डेंसिटी है, तो किससे बना होगा, थिन रॉड है, तो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना होगा, dx 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 dx। तो यहां से क्या किया, x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, कितने विड्थ का, तो dx, क्योंकि स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना है। तो इस dx का मास कितना होगा, dm। ये dx का मास कितना होगा, dm। अब देखो लेंथ अगर l है, लेंथ क्या है, l, लेंथ l है, तो मास कितना है, m। अगर लेंथ 1 यूनिट होगा तो मास कितना आ जाएगा, m/l, इसी को बोल रहे हैं लैम्डा। तो लेंथ अगर क्या है, dx है, लेंथ क्या है इसका, dx, तो dx का मास कितना आ जाएगा, मास इक्वल्स टू m/l इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, मास, ये हो जाएगा m/l मतलब लैम्डा इंटू dx। ये मास किसका है, तो मास ऑफ dx लेंथ, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, dm। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये रॉड है, इसीलिए स्मॉल सा एलिमेंट क्या आएगा, dm आए, dx आएगा। dx क्या है, एलिमेंटल लेंथ, इसका एलिमेंट है ये, एलिमेंटल लेंथ। बेसिक एलिमेंट यही है, dx, dx 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 dx, सब dx को ऐड करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा l, टोटल लेंथ आ जाएगा l। तो मास ऑफ dx लेंथ क्या हो जाएगा, dm इक्वल्स टू लैम्डा dx, लैम्डा dx। एरियल, या कहीं पे ऐसा, कहीं पे एरियल भी लिखा होगा, या सरफेस, एरियल और सरफेस मास डेंसिटी, इसको अपन सिग्मा बोल रहे हैं। एक डिस्क में कंसिडर कर लेता हूं, थिन डिस्क। जब तक क्वेश्चन में इसका थिकनेस नहीं गिवन है तब तक आप डिस्क को क्या कंसिडर करेंगे, थिन, थिन डिस्क। तो इसका मास m है और रेडियस r है, और मास डेंसिटी हर जगह पे कांस्टेंट है। तो पूरे, इस पूरे डिस्क के लिए आप इतना पार्ट में कंसिडर करोगे तो भी मास डेंसिटी वही आएगी, इतना पार्ट कंसिडर करोगे तो भी मास डेंसिटी वही आएगी। तो मास डेंसिटी इसकी क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, तो मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। तो सिग्मा क्या आ जाएगा आपका, m बाय एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, m बाय एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ, हाँ m बाय लैम्डा हो जाएगा ना, m/1, वो लैम्डा होगा m/1, है ना, मास पर यूनिट लेंथ है वो। अब यहां से देखिए, ये जो डिस्क है ये किससे बना होगा, डिस्क में तो पूरा सरफेस में, इसके पूरे सरफेस में मास है, डिस्क किससे बना होगा, रिंग से। डिस्क का बेसिक एलिमेंट क्या होगा, रिंग। यहाँ पे रिंग, यहाँ पे रिंग, यहाँ पे रिंग, यहाँ पे रिंग, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, रेडियस, तो वैरी क्या कर रहेगा, यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें जो बेसिक एलिमेंट लेंगे, बेसिक एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंटल रिंग, बेसिक एलिमेंट क्या होगा, रिंग होगा। और यहाँ पे बेसिक एलिमेंट क्या होगा, dx। तो जहां पे रॉड आ गया, जहां पे, हाँ, जहां पे रॉड आ गया, वायर आ गया, रोप आ गई, तो उन सब में बेसिक एलिमेंट क्या होगा, dx। स्मॉल सा एलिमेंट आएगा, लेंथ आएगा, उसमें क्या लेना है, लेंथ लेना है। लेकिन जहां पे डिस्क आ जाएगा वहां पे लेंथ नहीं लेना है, वहां पे बेसिक एलिमेंट क्या होगा, रिंग होगा, रिंग 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 रिंग, है ना। तो रेडियस रिंग का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहां तक गया रेडियस, मैक्सिमम आर तक जाएगा रेडियस। तो पूरे रिंग को सेट कर दो इसमें, तो जब पूरे रिंग को, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के रिंग को सेट करोगे तो ऐसा डिस्क दिखाई देगा आपको। नोट कर लीजिए इतना पहले।
यस। अरे लैम्डा सिग्मा नहीं आएगा ना, अभी आगे आगे आएगा समझ में, नोट करो पहले। वहां पे थिन रिंग नहीं आएगा, उसका कुछ थिकनेस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से नोट कर लो यार। तो अब यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे, बेसिक एलिमेंट, ये ऐसा है। तो यहाँ पे क्या करें यार, आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल रिंग लिया, बट ये रिंग सिर्फ ऐसी नहीं होगी, इसका कुछ थिकनेस होगा, है ना। थिकनेस नहीं होगा तो लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन हो जाएगा। तो आर डिस्टेंस पे कितने विड्थ का थिकनेस लिया, डी आर का। ये जो थिकनेस है इसका कितना है, डी आर। तो ऐसा वैसा रिंग आएगा। तो इस ये कौन सी रिंग है, एलिमेंटल रिंग, मेंटल। तो अब मुझे इसका मास चाहिए, इसका मास क्या होगा, डीएम। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, जैसे उसका लेंथ डीएल था तो इसका एरिया क्या है, डीए। इसका एरिया क्या है, डीए। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया क्या हो जाएगा, डीए। तो यहां से यहाँ का एरिया फाइंड कर लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो इस वाले एरिया से इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा है, पाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर। अभी बताओ, डी आर इज वेरी स्मॉल, डी आर क्या है, वेरी स्मॉल। तो डी आर स्क्वायर तो और भी स्मॉल हो जाएगा ना यार। तो ये तो जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हेंस डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ए इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। डी ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई आर डी आर। तो अब देखो, एरिया ए है, एरिया क्या है, ए। तो इसका मास कितना है, मास है m। तो एरिया अगर 1 यूनिट होगा तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास हो जाएगा m बाई ए। इसी को क्या बोल रहे हैं, सिग्मा। तो एरिया अगर आपका डीए है तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, तो सिग्मा इंटू डीए। तो यही इसका मास हो गया। तो मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, तो डीएम, डीएम क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डीए।
और डीए को क्या लिख सकते हैं, ये तो बेसिक ये हो जाएगा। यहाँ पे डीए क्या हो गया, यहाँ पे रिंग है तो डीए की वैल्यू 2πr dr, 2πr dr। आई बात समझ में कुछ? सिग्मा क्या हो जाएगा, 2πr dr, 2πr dr। तो अब देखो अगर यही चार्ज होता तो चार्ज में सिर्फ क्या करते, सिर्फ क्या चेंज हो जाता, मास की जगह पे चार्ज लिख देते सिर्फ। तो एरिया ए है तो चार्ज क्यू, चार्ज को क्यू से डिनोट करते है ना, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए। तो सिर्फ जहां पे एम लिखा है उसको क्यू लिख देते, बाकी सब सेम होता। ये डीएम की जगह पे डी क्यू हो जाता, डीएम की जगह पे डी क्यू, नोट कर लीजिए। क्या किया, ये पता है अपने को रिंग से बना हुआ है, तो क्या किया, आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा रिंग लिया जिसका रेडियस क्या है, आर है। अब यहाँ पे ये जो रिंग है इसका विड्थ कितना है, डी आर, ये वाली वैल्यू क्या है, डी आर। इस रिंग का विड्थ डी आर है, क्यों, अगर एक सिंपल सा रिंग लोगे तो वो आपको जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो वो वहां पे जो मास डिफाइन होगा वो लीनियर से डिफाइन हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी आ जाएगी। बट पता है यहाँ पे कैसी मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी। तो इसका कुछ थिकनेस भी होगा, इसका कुछ थिकनेस भी होगा। तो इसका थिकनेस कितना है, डी आर। तो एक रिंग लिया जिसका थिकनेस डी आर है, तो इसका मास डीएम है और एरिया डीए है। इसका मास क्या है, डीएम, और एरिया क्या है, डी ए। तो डीए की वैल्यू ये आ जाएगी और डीएम ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए। तो समझ में आना चाहिए कब क्या होगा, तो एलिमेंट क्या लेना है। डन। नोट कर लो पहले यार। थर्ड क्या आएगा अपना, वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसको अपन क्या लिख रहे हैं, रो, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो मान लेते हैं कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसका मास m है, रेडियस r है ना, मास m, रेडियस r, डेंसिटी क्या है, रो। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे आप, रो
टू यहाँ पे m बाय रो इक्वल्स टू m बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये ऐसा आ जाएगा। अब मुझे इसका एलिमेंट ये किससे बना होगा, तो स्मॉल पहले जो रेडियस रहा होगा, रेडियस यहाँ पे भी इंक्रीज करता जाएगा, तो हॉलो स्फीयर से मिलके बना होगा। हॉलो स्फीयर, यहाँ पे हॉलो स्फीयर, यहाँ पे हॉलो स्फीयर, यहाँ पे हॉलो स्फीयर, लेकिन उसका कुछ थिकनेस रहेगा, मिलके बना होगा, है ना। हॉलो स्फीयर हॉलो स्फीयर हॉलो स्फीयर, सबको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। जिसका रेडियस 0 से r तक वैरी कर रहा है, सबको कंबाइन कर दीजिए, तो आपको ऐसा सॉलिड सॉलिड स्फीयर मिलेगा। तो यहाँ पे जो बेसिक एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे बेसिक एलिमेंट अपना क्या हो जाएगा, यहां से r डिस्टेंस पे एक हॉलो स्फीयर लिया, जिसका थिकनेस क्या है, dr, एंड dr इज वेरी स्मॉल। हाँ, डिस्क भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है। कैसा डिस्क हो सकता है, ऐसा डिस्क हो सकता है, ये वाला डिस्क 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 डिस्क, रेडियस डिक्रीज होता जाएगा, यहां से रेडियस डिक्रीज होता जाएगा, तो डिस्क भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, बट स्फीयर से डेरिवेशन इजी, यस, इसलिए ये पार्ट कंसिडर किया है, ये ऐसा है। तो अब ये जो है एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर जिसका थिकनेस क्या है, थिकनेस dr है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv, मास क्या हो जाएगा, dm। तो dv कैसे फाइंड करोगे आप, तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4/3 पाई r प्लस dr³ माइनस 4/3 पाई r³। आप यहां से यहां तक कंसिडर कर लो, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लो, यहां से यहां तक कंसिडर कर लो, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 पाई r³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², है ना, माइनस 4/3 पाई r³। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv, तो 4/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सॉलिड स्फीयर है कोई, कुछ भी हो सकता है वो, एक बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना यार, किसी भी मेटल का बना हो सकता है। अरे कहाँ पे भाई, अरे ये तो सॉलिड स्फीयर है ना यार, इसी को मैंने ऐसा ड्रॉ किया है कि थोड़ा सा ये समझ में आए। हाँ यार, अब क्या है, ये इसलिए ऐसा बनाया है कि आपको लगे कि ये 3D है। 4/3 पाई r³ प्लस 4/3 पाई r d³ प्लस 4/3 पाई इंटू 3r² dr प्लस 4/3 पाई इंटू 3r dr² माइनस 4/3 पाई r³। तो देखो ये वाला टर्म जो है कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल, dr³ ये भी जाएगा, dr² ये भी जाएगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, ये वाला टर्म भी जीरो होगा, और इस टर्म को भी आप इस साइड लिख के जीरो कर दीजिए, ऐसा नोट कर लो पहले इतना। तो फिर सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, ये वाला 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4πr² dr हो जाएगा, 4πr² dr, नोट कर लो। ना पहले नोट करने दो ना, सबको नोट करने दो यार, फिर यहाँ पे आएंगे।
अरे यार, एक ही बार नोट कर लिया करो। नोट कर लिया इसको। तो यहाँ से dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, therefore dv इक्वल्स टू, देखो ये आया समझ में, ये आया समझ में, आगे खुद से कैलकुलेट करो ना यार, ये फॉर्मूला है, इसको खुद से एक्सपैंड करो, ये भी देखना है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। 4 पाई r² dr। नोट कर लो, बताता हूँ अभी। देखो डायरेक्ट भी आप इसको है, इतना जरूरी नहीं कि ये सब किया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखो यहाँ से डन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 पाई r² dr। तो dv की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई r² dr। अब देखो मास क्या है, मास सॉरी वॉल्यूम v है, वॉल्यूम v है, वॉल्यूम v है, तो मास कितना है m। अगर वॉल्यूम 1 यूनिट होगा तो मास क्या हो जाएगा, m/v। m/v को क्या बोल रहे हैं अपन, रो। m/v इज रो। तो अगर वॉल्यूम dv होगा तो मास कितना आ जाएगा आपका, तो रो इंटू dv, है ना। तो मास ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये dm है ना यार, तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो dv, रो dv। तो जहाँ पे वॉल्यूम, जहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी वहां पे dm क्या आ जाएगा, रो dv। और यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, dm इक्वल्स टू रो dv, और यहाँ से रो इंटू 4 पाई r² dr। तो dm ये आ जाएगा। अब देखो, अभी जितना किया ना दो, उसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये रिंग है, ये डिस्क है, यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट कंसिडर किया था, ठीक है, ये वाला पार्ट कंसिडर किया। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कट करो, इसको कट करके निकाल दो, कट करो, इतना पार्ट कट किया, यहां से कट किया और उसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया तो ऐसा दिखेगा। अरे यहां से कट किया, इस वाले पार्ट को निकाल लिया तो ऐसा दिखेगा ना। तो इसका ये वाला कितना पार्ट आएगा, 2 पाई r, 2 पाई r। इसका ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, 2 पाई r। थिकनेस कितना है dr, तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r dr। एरिया कितना, यही आ रहा था, 2 पाई r dr। अब यहां से ये जो सॉलिड स्फीयर वाला पार्ट है, सॉलिड स्फीयर, इसको जो ये अपन कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, r रेडियस पे dr विड्थ। तो देखो एग्जैक्टली वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया इंटू हाइट, सरफेस एरिया इंटू हाइट। तो जब इसको आप, इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, ये रेडियस r वाला है तो सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई r²। और इसका थिकनेस मतलब हाइट कितनी है, जो थिकनेस है कितना है, dr है। तो इसका वॉल्यूम डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 4 पाई r² इंटू dr।
4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक बार नोट कर लीजिए इसको। और भी मेथड है सॉल्व करने का, बस ये समझ में आना चाहिए कि डीएम क्या आ जाएगा, रो डीवी। डीएम अगर एरियल मास डेंसिटी है या सरफेस मास डेंसिटी है तो डीएम इक्वल्स टू सिग्मा डी ए। लीनियर मास डेंसिटी है तो डीएम इक्वल्स टू लैम्डा डीएक्स या डीएल या डीआर, जो भी है। हर शेप के लिए क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। जैसे ये 2-3 है बेसिक्स, ये सब आ गया। तो अब अगर हॉलो स्फीयर होता, अगर हॉलो स्फीयर होता तो उसके उसमें क्या कंसिडर करते? कोई बताएगा? हॉलो स्फीयर उसमें क्या कंसिडर करते हैं अपन? एलिमेंटल रिंग, सही है। देखो यहां से फिर से समझ लो, ये डिस्क है, डिस्क में ये रिंग लिया, एलिमेंटल रिंग, डी आर विड्थ का, रेडियस आर है। इसको यहां से कट करो और इस पूरे पार्ट को निकाल कर स्ट्रेच कर दो, मतलब एक लेंथ बना दो ऐसा रॉड टाइप का। तो इसका थिकनेस कितना दिखेगा आपको? डी आर। और इसका लेंथ कितना दिखेगा? 2 पाई आर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर। ये सॉलिड स्फीयर, इसमें ये हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का रेडियस क्या है? आर। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। थिकनेस कितना है? डी आर। तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, वही तो वॉल्यूम देगा ना। तो डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। देखो यहां से, अगर सपोज रिंग होता तो उसमें कैसे कंसिडर करते? रिंग बोल रहा हूँ, हॉलो स्फीयर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सरफेस मास डेंसिटी आएगा। यहाँ पे क्या डिफाइन है? सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन है यहाँ पे, सिग्मा। तो ये इसमें क्या लेते हैं? एलिमेंट क्या होता है इसमें? इसमें एलिमेंट क्या होता है? रिंग। इसमें एलिमेंट क्या होता? रिंग होता। सॉलिड होता तो डिस्क भी ले सकते थे। तो अब देखो ये रिंग होगा तो कैसा होगा? यहाँ पे रिंग, 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 हर जगह पे रिंग आता, रेडियस डिक्रीज होता जाता। तो इस केस में रिंग आप कैसे लेते? रिंग कैसे कंसिडर करते आप, है ना? तो कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया? आर थीटा एंगल पे, यहाँ पे थीटा कंसिडर करना पड़ेगा। थीटा एंगल पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया डी थीटा का। डी थीटा स्मॉल है तो ये जो विड्थ आएगा, ये वाला जो विड्थ आएगा वो हो जाएगा आर डी थीटा। यही अपना होता था डी आर। ये क्या होता था? डी आर। तो ये विड्थ लिया। अब देखो ये वाला जो पार्ट कंसिडर किया है, तो ये डी आर विड्थ का एक रिंग ले लिया यहाँ पे ऐसा। कुछ आ रही है बात समझ में? तो ये ऐसा यहाँ पे रिंग होगा इस टाइप से। ये वाला आपको यहाँ पे एक रिंग आ गया जिसका थिकनेस कितना है? डी आर। डी आर की वैल्यू कितनी है? आर डी थीटा। ये वाला रिंग दिखेगा आपको। इसका थिकनेस कितना होगा? जैसे पहले डी आर लेते थे तो अभी आर डी थीटा। ये क्या है? एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग। तो अब इसका रेडियस, इस रिंग का रेडियस क्या होगा? ये वाला होगा रेडियस। ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, या यहीं से ऐसा ड्रॉ कर दीजिए आप। ये आर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका रेडियस क्या हो गया? आर। आर की वैल्यू क्या हो गई? एंड आर इक्वल्स टू
आर कॉस थीटा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, आर कॉस थीटा। तो मास क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, इस केस में क्या आएगा, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग। डीएम को आप क्या लिखेंगे, तो क्या होता है सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए, तो डीएम क्या आ जाएगा, डीएम इक्वल्स टू सिग्मा, डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी डीए, तो डीए हो जाएगा आपका, क्या होता था 2 पाई आर डी आर, यही होता था ना यार, एक कंप्लीट रिंग है तो इसीलिए 2 पाई आर डी आर। तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा इंटू 2 पाई, आर की जगह पे आर कॉस थीटा इंटू डी आर की जगह पे आर डी थीटा। कैसे लेंगे, ये 3D है ना यार, ऐसा कैसे आएगा, इसमें आएगा कुछ ऐसा, ये वाला स्पेस क्या है इसका, एम्प्टी स्पेस है ना, वेकेंट स्पेस है, तो हॉलो स्फीयर है, तो मास तो इसके सरफेस पे होगा ना, तो रिंग लेना पड़ेगा ना यार, रिंग 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 रिंग, तो इसके सरफेस पे रिंग लेना पड़ेगा, कहाँ पे, सरफेस पे रिंग लेना पड़ेगा, यहाँ पे रिंग नहीं ले सकते, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इस केस में डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, आर की वैल्यू आर कॉस थीटा, डी आर की वैल्यू आर डी थीटा। यहाँ से आप मास फाइंड कर सकते हैं, मास, मास की वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, तो आगे ये सब आएगा, नोट कर लीजिए इतना पहले आप। अरे थिकनेस होगा ना यार इसका, इसमें क्या, ये बताओ, यहाँ पे मास डेंसिटी, कौन सी मास डेंसिटी डिफाइन है इसके लिए, तो सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन है, तो सरफेस मास डेंसिटी में एरिया का आना कंपलसरी है, तो एरिया रिंग का कब आएगा, जब उसका कुछ थिकनेस होगा, जब उसका कुछ थिकनेस होगा तभी एरिया आएगा, वरना लेंथ आ जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, क्या डिफाइन किया है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आगे और भी आएगा, बट इतना नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ रहा है ना डीएम कैसे फाइंड करना है, डीएम आएगा तभी आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आएगा। अरे ड्रॉ कर लो, देख लो। नोट कर लीजिए। अब देख लो यहाँ पे, अरे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आराम से नोट कीजिए आप लोग। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म
थिन रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड। यूनिफॉर्म है तो आपको पहले से पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये मास इसका m दिया हुआ है, मास m लेंथ l, यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, पता है पहले से, बट फिर भी सॉल्व कर लेते। मान लो कोई एक एक्सेस बना दिया यहाँ, ये आपका y है, ये आपका x है, ये x है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर किया, ये एलिमेंट कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू l है, तो एक एलिमेंट कंसिडर किया कितने का, dx का, और इसका मास क्या है, dm, मास क्या है, dm, तो इसका मास क्या लिखेंगे, dm इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। अब ये क्या है, स्मॉल सा एलिमेंट है, पॉइंट मास है ये, तो इस एक्सिस से पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास उसी के सेंटर पे लाई करेगा, इसी पॉइंट पे लाई करेगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं इसका, थिन रॉड है, एक्स डायरेक्शन में रख दिया तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई में रख दोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, जेड में रख दोगे जेड कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्ससीएम कितना आएगा इसका, एक्ससीएम क्या आ जाएगा, डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम। एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, तो डीएम मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है, एक्स, तो डीएम की वैल्यू पहले लिख दिया लैम्डा डीएक्स। अच्छा लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, लैम्डा क्या है, एम बाई एल इंटू डी एक्स, एम बी कॉन्स्टेंट एल बी कॉन्स्टेंट, तो एक्स की वैल्यू पहले लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, डीएम, डीएम क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स, लैम्डा को भी पुट कर दो यार, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है वैसे, इंटू एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो एम बाई एल तो बाहर आ जाएगा दोनों का, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, और यहाँ से भी एम बाई एल इस साइड आएगा इंटू डी एक्स, तो ये एम बाई एल कैंसल आउट हो जाएगा, एम बाई एल है ये, एम बाई एल कैंसल आउट हो जाएगा। अब dx देखो, x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, ये जो एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट कहां से कंसिडर कर सकते थे, तो यहां से कंसिडर कर सकते थे, कहां तक कंसिडर कर सकते थे, तो यहां तक कंसिडर कर सकते थे, तो dx जो है ये एलिमेंट आप यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं, इट मींस x वैरीज फ्रॉम 0 टू l, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 l 0 l, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू l, ये हो जाएगा आपका x 0 टू l, तो यहां से क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 अपॉन एल माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2l, क्या आ गया, एल बाई 2, पहले से पता है, एल बाई 2 यहां से भी आ गया। आई बात समझ में कुछ, नोट कर लीजिए इसको, तो कैसे फाइंड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। नोट कर लीजिए, एक दो चीज मैं यहाँ पे पूछता हूँ, मान लीजिए कि ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये ऐसा रिंग है, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस यहाँ पे बना दिया, वाई एक्सेस यहाँ पे बना दिया, या डिस्क कुछ भी मान लो। अब मुझे बताओ इस रिंग का, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई कर सकता है वैसा बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी पता नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसका सेंटर ऑफ मास अगर लाई भी करेगा तो इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। हाँ इस लाइन से ऊपर कहीं यहाँ पे, बट इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा ना यार, अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई के अबाउट सिमेट्री है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, नोट कर लो इसको, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अभी, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट मत करना, ये तो आगे आएगा। अब पहले अभी नोट कर लो, लास्ट में पूछना, एक बार नोट कर लो, जो भी लास्ट लेक्चर का डाउट है ना वो लास्ट में पूछना।
इसका तो YCM 0 हो जाएगा क्योंकि Y एक्सिस वही पे मान रहे हैं अपन, X के अलॉन्ग है। अब यहाँ से नोट करके एक दो पॉइंट लिख लेंगे। ये ऐसा है, फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, अभी फाइंड किया था जस्ट, यूनिफॉर्म रॉड, रेक्टेंगुलर प्लेट, सब यूनिफॉर्म है, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, सब कैसा है, यूनिफॉर्म, सर्कुलर प्लेट, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इन सब का जितना भी आएगा सेंटर ऑफ मास, ये सब कहाँ पे आएगा, लाइज एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। पता है, रॉड है कहाँ पे आ रहा था, L/2, वही उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर पे आएगा, सर्कुलर प्लेट है, रिंग है ना, रिंग, ये सब भी लिख दो, एटसेट्रा, इट से लिख दो, है ना, कहाँ पे आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर। सेकेंड, इफ if the object if the object has, अरे सिलेंडर का सेंटर कहाँ पे आएगा, सिलेंडर का सेंटर यहाँ पे होगा, एक्सेस पे लाई करेगा इसके, यहाँ पे h/2 पे, ये टोटल हाइट h है तो h/2 पे आएगा, तो इसके सेंटर से पास हो, वही उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है ना। इफ द ऑब्जेक्ट हैज सिमेट्री, it has symmetry about, yeah, if the object is symmetric, yeah, if the object has symmetry about x axis, then YCM, then YCM would be 0 and vice versa, vice versa, ऐसा हो जाए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, ये रॉड है, थिन रॉड है, क्या है, थिन रॉड है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और ये x की वैल्यू क्या है, L, इसका मास गिवन नहीं है, इसका मास गिवन नहीं है, लैम्डा गिवन है इसका, लैम्डा जो दिया हुआ है लैम्डा नॉट एक्स, मतलब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, कहां से, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू L है, यहाँ पे x से वैरी कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए, यस, ये कैसा रॉड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, क्योंकि इसकी मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रॉड।
करेक्ट, 12/3। देख लेते हैं यहां से क्या किया, x डिस्टेंस पे स्मॉल सा एलिमेंट लिया जिसका विड्थ कितना है, यही एलिमेंट लेना पड़ेगा dx, इसका मास क्या है dm, यहीं से कंसिडर कर रहे हैं अपन। तो ये पॉइंट मास हो जाएगा, पॉइंट मास का पोजीशन कितना है x, तो इसका x कोऑर्डिनेट का जो सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो xcm को क्या लिखेंगे पहले, xcm हो जाएगा dm इंटू x अपॉन dm, और dm की वैल्यू क्या होती है, तो लैम्डा dx इंटू x ही आएगा यहाँ पे ये, क्योंकि x कोऑर्डिनेट वही है, लैम्डा dx। तो यहाँ से ये लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट x dx इंटू x अपॉन लैम्डा नॉट x dx। तो लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे भी लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा x dx। x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 to l, 0 to l, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, x³/3, 0 to l, और ये कितना हो जाएगा, x²/2, 0 to l, तो ये आ जाएगा l³/3, और ये हो जाएगा 2/l², आंसर कितना आ जाएगा, 12/3, 12/3। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। आज कोई होमवर्क नहीं है, जो वर्क पावर एनर्जी का है उसी को आप सॉल्व कीजिए। यस, लीव कर सकते हैं आप। सेकेंड पॉइंट तो अभी बताया था ना, जैसे ये ऐसा है, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इसको आपने x मान लिया, ये आपका y है, तो y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्री है ना, अब बॉडी है सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी लाई कहाँ पे करेगा, इसी इसी लाइन पे कहीं ना लाई करेगा यार, क्योंकि इसके अबाउट जैसा है इसके अबाउट भी वैसा ही है, इस साइड जितना मास होगा उस साइड इतना ही मास होगा, तो इन सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो इस लाइन पे अगर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वही लिखा, इफ द बॉडी हैज सिमेट्री अबाउट x axis then ycm would be 0 and vice versa। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एक किसी का डाउट था यार, बोल रहा था लास्ट लेक्चर का सर डाउट है, क्या डाउट है भाई। नहीं, होमवर्क दूंगा यार, कुछ होमवर्क देने के लिए है यहाँ पे। होमवर्क रहेगा आइस, आइस 2, आइस 2 एक बार ट्राई करो, देखो आएगा क्या, क्योंकि रॉड ही दिया हुआ है, तो आई थिंक आ जाना चाहिए। आइस 2 होमवर्क रहेगा आपका, आइस 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 5 नहीं, अभी 5 रिंग आ जा रहा है। आइस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, आइस 2, 1 2 3 4, क्या फोर्थ, क्या बोल रहे हो, लास्ट लेक्चर का डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहे हो क्या तुम। 3 पार्टिकल है, मास गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो आरसीएम क्या हो जाएगा, आरसीएम इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, आ गया आंसर। यस, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के लिए भी है, यूनिफॉर्म का भी फाइंड करेंगे तो ऐसे ही फाइंड करेंगे ना यार, ऐसा थोड़ी कि यूनिफॉर्म का फाइंड नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म का ऐसे ही फाइंड करेंगे, ऐसा अगर मान लो ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये भी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, बट इसको डायरेक्टली आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। तो सबके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, सबके लिए वैलिड है। चलो।